Ladies and gentlemen, are you ready for this? You only have 300 days left for UPSC CSE 2027, which means we only have 10 months and 5 days are left. So, is it really possible to crack UPSC जैसा एग्जाम in just 10 months? तो इसका जवाब हाँ भी है, इसका जवाब ना भी है. लेकिन सर ये आप क्या कह रहे हो? हाँ ना मतलब I'm going to share each and every detail in this video. Who will be able to clear this examination? Who should prepare for 2028 and why they should prepare? Okay, डिटेल में बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. Let us just move forward. So I have divided the entire 300 days into 4 phases. All right. So the first phase talks about what? July to December. मतलब अभी 10 दिन बाकी हैं जुलाई में और तब से लेकर दिसंबर तक 31st December. So this phase we are calling mains ready phase. Mains ready phase में we have 160 days. When you multiply 160 days into 8 hours, अगर आप daily 8 hour consistency के साथ पढ़ोगी तो आपको 1280 hours which is sufficient, but you have to optimize it. मैं कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा तरीका. ठीक है, just stay in this video. अच्छा, एक और चीज है, just manifest a rank. सपोज कि तुमको कोई बोल दिया कि तुम यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हो और तुम एग्जाम को क्रैक करने वाले हो. जस्ट मैनिफेस्ट रैंक कि तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें कौन सा रैंक आए. तो जो भी आपने सोचा है वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने क्या सोचा है कि कौन सी रैंक आपने सोचा. तो मैं लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि वो प्रोसेस है डिटेल में किस तरीके से करना है. मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता है. आज मैं सोच लूं कि आप करोड़पति बन जाऊं तो नहीं होगा ना, बट उसके लिए काम करना पड़ेगा. तो आपने अगर सोच लिया है कि फलाने रैंक मेरी आएगी 2027 में, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कैसे वो रैंक आएगी. देखिए ध्यान से, ठीक है. ये हमारा हो गया जुलाई से दिसंबर तक का मेंस रेडी. अब हम लोग फेज 2 में चलते हैं, जैन से मार्च. तो व्हाई आई टुक जैन से मार्च, व्हाई डिडंट आई टेक जैन टू मे? क्योंकि जैन से मार्च ये प्रीलिम्स रेडी का फेज है. 3 महीने में यू विल कंसोलिडेट योर ईच एंड एवरी लाइक फैक्ट. जो फैक्ट होगा, जो डेटा होगा, कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होगी, वो आप, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज करंट अफेयर्स, ये सब आप कंसोलिडेट करोगे इन 3 महीने में. आपके पास 90 डेज बचेंगे एंड देन विच मींस 720 आवर्स. ठीक है, विच इज ऑप्टिमल, चलेगा इसमें. उसके बाद हमारा आएगा द रियल पीक परफॉर्मेंस अप्रैल एंड मई, जहां पर आप रिवाइज करोगे. रिवाइज क्या? अपने नोट्स से रिवाइज करोगे, अपने टेस्ट से रिवाइज करोगे, पीवाईक्यू से रिवाइज करोगे, एंड देन जो मिस्टेक्स आपने होंगी उसको आप इंप्रूव करोगे. ठीक है, ये सारी चीजें आप यहां अप्लाई करोगे. वी विल रिवाइज 3 टाइम्स. ओके, कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा. 3 टाइम्स. सबसे कम टाइम आपको मिल रहा है 52 डेज एंड ओनली 416 आवर्स. बट यहां पर वो पीक परफॉर्मेंस चाहिए, यहीं पर रिवीजन 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 करना पड़ेगा. ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहां पे. फेज 4 हमारा है जो अभी ये चल रहा है. तो एस्पिरेंट्स हु हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स आर गिविंग मेंस, ये फेज 4 आपके लाइफ में भी आएगा. ठीक है, ये हमारा आने वाला है जो जून से लेकर अगस्त तक, जिसमें 88 डेज मिलेंगे, 704 आवर्स. लेकिन यहां पर अगर आपको टेंशन फ्री रहना है, यहां पर अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, यहां पर आप चाहते हैं कि मेरा सब कुछ कवर हो सके, तो उसके लिए आपको यहां मेहनत करनी पड़ेगी. तो ये एक डोमिनो इफेक्ट है. अगर यहां मेहनत करोगे तो यहां पर स्ट्रेस कम होगा, यहां मेहनत नहीं करोगे तो फिर यहां पर भी स्ट्रेस ज्यादा होगा और ये भी डेंजर में जा सकता है प्रीलिम्स का रिवीजन वाला भी. ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फेज है. नाउ जिन स्टूडेंट्स जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं वो 300 दिन बचे हैं. अगर 8 आवर्स पढ़ाई करते हैं डेली तो उनके पास टोटल 2400 घंटे हैं. लेकिन जो स्टूडेंट कॉलेज में हैं, जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ 1500 घंटे हैं 300 दिन में. तो इसलिए जो स्टूडेंट्स जॉब में हैं, जो कॉलेज में हैं, उनके लिए मेंस रेडी बाय जनवरी अप्लाई होगा, और जो एस्पिरेंट्स टोटल फुल टाइम कर रहे हैं उनके लिए मेंस रेडी बाय दिसंबर अप्लाई होगा. For obvious reasons, because they have less time, but they need to prepare mains by January. So for them, you have 6 months and you have only 5 months left. Okay? समझ में आ रहा है? Now, अब 10 months को हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं? 10 months को 5 महीने प्रीलिम्स
5 महीने मेंस, दिस वुड बी एन आइडियल सिचुएशन। और अगर जो जॉब के साथ हैं, कॉलेज में हैं, 6 महीने मेंस, 4 महीने प्रीलिम्स। ओके, वक्त कम है उनके पास। अब मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं कि मैं क्यों मेंस रेडी पे इतना फोकस दे रहा हूं। क्योंकि अगर हम कुछ सीखते हैं, वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, इफ वी आर लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक, देन प्रीलिम्स 2026 का पेपर क्या यूनिक था, क्या हमें सिखा के गया कि एक तो एथिक्स की केस स्टडी थी, दूसरा पेपर आपका बहुत लेंदी था, आपकी वोकैबुलरी, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, तीसरा आपके टॉपिक का इंटरलिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट का पॉलिटी से, पॉलिटी का इकोनॉमी से, इकोनॉमी का जस्टिस से, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सीसैट, फोर्थ पॉइंट, कॉम्प्रिहेंशन ऑन मैथ। अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी, तो यहां पर कॉम्प्रिहेंशन जम सकता है। एंड देन मैथ्स। उसके बाद आता है पांचवा, एमसीक्यू का फॉर्मेट। अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से नहीं पढ़ा है, अच्छे से नहीं किया है, बार बार प्रैक्टिस नहीं की है, कोई ट्रिक, कोई उसका तोड़, कोई तिगड़म नहीं निकाला है, देन इन लास्ट मोमेंट इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ऑलराइट, सो इन सब के लिए स्पेशली 1 2 3, ये 3 जो हैं, इनके लिए आपको अभी ही काम करना पड़ेगा, इनके लिए आपको मेंस रेडी होना पड़ेगा। ठीक है, और मेंस रेडी में ये जो कॉम्प्रिहेंशन वाला भी पार्ट है, ये भी आ जाता है। ठीक, अब कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। मेंस में आपको सबसे पहले उठाना क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से यहां पे आपको देखना है। ओके, सो आपको यहां पे उठाना है, सबसे पहले कवर जो करना है आपको, एथिक्स। ओके, एथिक्स कवर हो जाना चाहिए आपका। ऑलराइट, उसके बाद हमारा आता है ऑप्शनल। एटलीस्ट आपका ऑप्शनल 80% तो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक, जब मैं खत्म हो जाना चाहिए बोल रहा हूं, नोट्स के साथ साथ हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है देन नोट मेकिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है आंसर राइटिंग, आपको आ जानी चाहिए। You will not start writing answers after June, right? You need to learn the art of answer writing. कैसे करेंगे मैं भी बताने वाला हूं आपको। मेंस के ये कंपोनेंट्स आपके 5-6 महीने में पूरे हो जाने चाहिए। When I am talking about this, which means paper 1, 2, 3, 4 and essay. ऐसे बाद में भी आप करेंगे तो आगे चल के थोड़ा सा चल जाएगा, लेकिन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देन उसके बाद आप आएंगे प्रीलिम्स के ऊपर। ओके, समझ में आ रहा है? नाउ मैं आपको एक टाइम टेबल दिखा रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, टाइम टेबल तो नहीं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये सारे स्टूडेंट्स इस साल मेंस दे रहे हैं। ओके, दे हैव क्वालिफाइड वन ऑफ द टफेस्ट पेपर, प्रीलिम्स 2026, एंड दे आर गिविंग मेंस दिस ईयर इन 2026। अब जब मैंने इनसे कुछ बातें पूछी कि आपको सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या लग रही है, तो इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने पोल करवाया। जब मैंने इनसे इतना सारा पोल करवाया, आप ध्यान से देखोगे तो मुझे कुछ पता चला। जब मैंने पूछा कि विच पेपर वरीज यू द मोस्ट, इनका कहना है ऑप्शनल एंड जीएस पेपर 1 सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये दे रहा है। फिर उसके बाद काफी सारा क्वेश्चंस मैंने पूछा, तो मेरा जो आउटकम निकला, जो इनसाइट निकला, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये इनसाइट्स मुझे 4 मिली हैं इनसे। इनसाइट नंबर 1, इनका कहना है कि हमारे पास इनफ कंटेंट नहीं है कि हम लिख सकें, क्वालिटी कंटेंट नहीं है, विच मीन्स करंट अफेयर का कंपाइलेशन और वैल्यू एडिशन इनके पास नहीं था। ठीक है, तो इनको मेहनत करनी पड़ी एक्स्ट्रा इस टाइम पे। देन रिवीजन एक बहुत बड़ा बॉटल नेक है, क्योंकि लिखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रिवाइज नहीं करेंगे तो मेंस में तो वैसे ही इतना लिखना होता है, कहां से दिमाग में आएगा। सो रिवीजन वाज द बिगेस्ट बॉटल नेक। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, बिकॉज ये मतलब एग्जाम्पल आप देख रहे हो ना, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये ध्यान से देखना आप। यहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि प्री का पेपर कैसा था, क्योंकि अब मेंस में हमें क्या ठीक करना पड़ेगा कि प्री में भी ठीक हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो स्टूडेंट्स हैं मेंस लिख रहे हैं, ये ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि इनका ये प्रॉब्लम है। फिर क्या है इनसाइट्स, यहां पर थर्ड इनसाइट्स क्या दिखी, ऑप्शनल वरीज यू द मोस्ट देन जीएस पेपर 1। ओके, कवर नहीं है, नोट्स नहीं है, पीवाईक्यू नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे हम उसको नोट्स प्रिपेयर करें, अपने वैल्यू एडिशन कैसे करें। ठीक है, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे वर लुकिंग फॉर सेपरेट मेंटोरशिप, 1-to-1 mentorship where they can talk to mentor, they can speak to them and they can show their copies and they can start improvement। 1-to-1 होना चाहिए। और इन सब की जो प्रॉब्लम थी वो कोशिश की हमने सॉल्व करने की। नाउ अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास अगर 150 दिन है, 150 days, how this 150 days has been divided into each subject।
लेट्स से कि अगर आपको टाइम टेबल बनाना है, ये सबसे परफेक्ट टाइम टेबल है फॉर नाउ, ओके। एंड टाइम टेबल का मतलब क्या है? इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, ठीक है, 10 दिन आप पढ़ोगे, 6 दिन आप प्रैक्टिस करोगे, 16 दिन का शेड्यूल है। ज्योग्राफी 10 दिन आप पूरा पढ़ोगे, 6 दिन उसकी प्रैक्टिस करोगे, 16 दिन ये भी। देन एथिक्स 10 दिन, 8 दिन, 18 दिन, ऐसे करते करते सारा मैंने बनाया हुआ है। तो 74 डेज का ये लेक्चर है पूरा, 74 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम इकोनॉमी एग्रीकल्चर टू हिस्ट्री, एंड देन 64 डेज का ये पूरा पोर्शन है। यानी कि जो ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये आपका रीडिंग क्लासेस है ना, वॉचिंग लेक्चर्स ये है। और ये जो पोर्शन है वो है अप्लाइड। अप्लाइड में आंसर राइटिंग, नोट मेकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग ये है, प्रैक्टिस करोगे आप। ऑलराइट, दोनों को मिलाकर फिर ये है। इसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना लेना। ऑलराइट, ये मैंने कहां से उठाया हुआ है? ये मैंने उठाया है हमारे जो एमजीपी प्रोग्राम है, मेंस गाइडेंस प्लस जो प्रोग्राम है, उसमें मैंने उसका टाइम टेबल है ये। एग्जैक्टली इसी टाइम टेबल पे हम लोग चलेंगे। हर एक सब्जेक्ट को वेटेज वाइज टच बेस करते हुए पहले हम फाउंडेशन क्लासेस लेते हैं, उस फाउंडेशन क्लासेस के बाद फिर हम आंसर राइटिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करवाते हैं, विच मींस टोटल 74 लेक्चर्स हमारे फाउंडेशन में होंगे, एंड देन 64 लेक्चर्स हमारे प्रैक्टिस में होंगे। तो आप सोच रहे हो ना, एक तरफ फाउंडेशन चल रहा है और दूसरी तरफ हमारे एप्लीकेशन चल रही है, आंसर राइटिंग चल रही है। ऑलराइट, विच इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग। 142 लेक्चर्स होंगे टोटल, सेशंस होंगे टोटल, एंड दिस इज आवर मेंस गाइडेंस प्रोग्राम प्लस, एमजीपी प्लस, वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड, वन ऑफ द मोस्ट इजी टू कनेक्ट। 1-to-1 मेरे साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे, एंड देन वी विल फॉर्म योर स्ट्रैटेजी। नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको फिल कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी गूगल फॉर्म दिया है, टिकर में नंबर चल रहा है, वहां व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बट दिस इज नॉट जस्ट दिस, लुक एट दिस, ये पूरा शेड्यूल है इसका। हर एक दिन हम लोग करेंगे क्या क्या, इसको डिवाइड कैसे किया है? तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को, ये 3 दिन हम लोग जो हमारे फाउंडेशन या फिर जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो वाली क्लासेस हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे को और थर्सडे को हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग, आंसर राइटिंग की क्लासेस करेंगे, सेशंस करेंगे 2 से 2.5 घंटे की, ठीक है। सैटरडे को हमारा करंट अफेयर्स होगा, 1 अगस्त से करंट अफेयर स्टार्ट है इसके लिए, और संडे फ्री है। संडे को आने वाले टाइम पे हम लोग टेस्ट रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा हफ्ता चलेगा टिल दिसंबर। इस तरीके से ये मैंने टाइम टेबल पूरा बनाया हुआ है। अगर आप यहां देखोगे तो पूरा MWF में इकोनॉमी 27 जुलाई से स्टार्ट है, तो आप अभी भी एनरोल कर सकते हो, तो आप अर्ली ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। डोंट थिंक कि 27 को बैच चालू है, 27 को ही एनरोल करेंगे, नहीं, पहले कर लो, और भी हम चीजें सजेस्ट कर देंगे, टाइम बच जाएगा। 27 मंडे वेंसडे फ्राइडे, मंडे वेंसडे फ्राइडे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी मंडे वेंसडे फ्राइडे, ऐसे। तो आपको ये पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट मेरा कब कब फिनिश हो रहा है। देन डीएम है, आईआर, सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, हिस्ट्री, पॉलिटी कब फिनिश हो रहा है मेरा, ठीक है। उसी के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, ठीक है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है हमारा। तो इकोनॉमी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री की ब्रेनस्टॉर्मिंग 28 जुलाई से शुरू हो रही है, अभी पॉलिटी की चल रही है, टेस्ट डिस्कशन है। पहले ज्वाइन कर लोगे तो तुरंत ये सब भी आप अटेंड कर पाओगे, ठीक है। ज्योग्राफी, सोसाइटी, सिक्योरिटी, हर एक चीज का, क्योंकि थिंकिंग इन डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर राइटिंग सिर्फ और सिर्फ लिखना शुरू नहीं कर देंगे हम लोग, डिमांड को समझेंगे, ठीक है। सो एमजीपी प्लस के अलावा 2 और प्रोग्राम है, जिसका नाम है MAGP, मार्गदर्शन असेसमेंट गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि प्री और मेंस दोनों है, और एक MGP नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल MGP है उसमें सिर्फ और सिर्फ लेक्चर मिलेगा आपको, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो MAGP है उसमें सब कुछ मिलेगा, प्री का भी मिलेगा, और MAGP प्लस जो है उसमें प्री नहीं है, बस ये दोनों है, मेंस रेडी वाला पूरा पार्ट है, ठीक है। तो आई वुड स्टिल रेकमेंड कि आप MGP प्लस ही प्रोग्राम में एनरोल करिए, लेकिन अगर जिसको प्रीलिम्स के लिए चाहिए तो वो डेफिनेटली MAGP में जाके कर सकता है। ये कोड आप यूज कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली, इफ यू वांट टू परचेज तो डायरेक्टली आप जाके परचेज करके एनरोल कर सकते हो। ये कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे देगा। MGP में MGPP2027 है टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, MGP में MGP2027 है, और इसमें MAGP 2027 है। ऑलराइट, सो ये जो टाइम टेबल है
इसके हिसाब से अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कैसे हम लोग चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्टार्ट किया इकोनॉमी, ठीक है, मैंने स्टार्ट किया इकोनॉमी और एग्रीकल्चर। ये ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर बैच में पढ़ा रखा है, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा सिलेबस है यूपीएससी मेंस का, जीएस पेपर 3 में, ठीक है, इकोनॉमी है। तो एक टॉपिक लेकर चलते हैं, इकोनॉमी एंड रिलेटेड इश्यूज। जैसे अगर आपको पढ़ना है इकोनॉमी तो कैसे पढ़ोगे आप, मैं आपको तरीका बता रहा हूं पढ़ाई करने का, और ऐसे ही मैं पढ़ाता भी हूं। फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूसिव ग्रोथ और रिलेटेड इश्यूज मुझे पढ़ना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने रिसोर्सेस को छांटूंगा, ठीक है, किस किताब में दिया हुआ है, किस नोट्स में दिया हुआ है। तो मैं आपको रिसोर्सेस भी बताऊंगा, जैसे इकोनॉमी एग्रीकल्चर, ठीक है, इकोनॉमी एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी एनसीईआरटी चाहिए और कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक चाहिए। जैसे यहाँ पे रमेश सिंह जी लिखी हुई है, तो मैं आपको विवेक सिंह सर की किताब रेकमेंड करूंगा। यहाँ पर हमारी माइक्रो थीम भी है, माइक्रो थीम की समरी भी है, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो टॉपिक समझ में आ गया, सोर्स समझ में आ गया, कहां से पढ़ना है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पहले बन चुके हैं। तो अगर आप ये देखिए, हमारा माइक्रो वो है, हैंडबुक है यूपीएससी मेंस की, पीवाईक्यू एनालिसिस से हमने ये निकाला है। तो अगर आप ये ध्यान से देखोगे, यहां इंक्लूसिव ग्रोथ लिखा हुआ है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ 2013, 14, 15, 16, बस 2018 में नहीं आया है, 2021 में नहीं आया, 2025 में नहीं आया है, ठीक है। तो इन 13-14 सालों में 3 बार इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं आया है। बाकी हर साल हर साल हर साल, यानी कि इस पूरे इकोनॉमी के सेक्शन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इंक्लूसिव ग्रोथ से पूछे गए हैं, विच मीन्स कि ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, राइट। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे इसको, अब हम आगे चलते हैं, फिर देखेंगे जो हमारी माइक्रो थीम थी उसमें कितने सारे क्वेश्चंस थे, राइट। ये देखिए, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ से 4 ब्रॉड थीम पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंक्लूसिव ग्रोथ पे रिफॉर्म, फिर उसके बाद जेंडर और सोशल इक्विटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। तो उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं 2013 से लेकर 2025 तक, आपको पता चल गया। विच मीन्स सबसे पहले आपने क्या किया, आपने टॉपिक उठाया, रिसोर्सेज से इस टॉपिक को पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने देखा कि यार इंक्लूसिव ग्रोथ का वेटेज बहुत ज्यादा है। उसके बाद आपने देखा पीवाईक्यूज कैसे कैसे आए हुए हैं, और फिर मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। रियल पीवाईक्यूज हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है। ये आपने देखा, ये हमारी माइक्रो थीम है, पीवाईक्यूज फर्स्ट बुक्स लेटर, ओके। अगर मैं यहां गया इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, जीएस पेपर 3 का, इसको क्लिक किया, तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ का है। ये देखिए रियल क्वेश्चंस यहां पर दिखेंगे आपको, ठीक है। तो बार बार देखिए ये लोग क्या पूछ रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशल सर्विसेज, देन केयर इकोनॉमी एंड वुमेन इंक्लूजन, देन रोल ऑफ मार्केट इकोनॉमी, ये क्वेश्चन से निकल कर आया है। इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन था, और सेम यही चीज हमने अपने माइक्रो थीम में की है ना। ये देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन 2016 में, यहां पर भी पूछा है रोल ऑफ मार्केट इकोनॉमी, है ना। ये देखिए रोल ऑफ मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो ये कहां से आया है, ये वहीं से आया है, ऑलराइट। सो इस तरीके से आप काफी सारे टॉपिक्स यहां से उठा सकते हो, ठीक, ऐसे। तो ये तो इंक्लूसिव, आप देखते जाइए लाइन से कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2013 से आया है सीएसआर के ऊपर, फिर कैपिटलिज्म एंड इनकम डिस्पैरिटी, डीबीटी। अब मेरा पढ़ाई करने का तरीका क्या है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर नोट्स वगैरह बना रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आंसर राइटिंग करनी है मेरे को, तो मैं कैसे करूंगा, स्टार्ट कैसे करूंगा आंसर राइटिंग, ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आंसर राइटिंग यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, सो very important in this situation because answer writing matters a lot। यही आपका यहीं पे फाइट है। सो आपको यहां पर नुआंसेस बताने हैं, इश्यूज बताने हैं, वेरियस डायमेंशंस बताने हैं। आपको इंटरप्रिटेशन करना है, मेमोराइजेशन नहीं करना है। आपका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, रिप्रोड्यूशन नहीं इंपॉर्टेंट है, यानी कि एप्लीकेशन अप्लाइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर डिमांड ऐसे क्या करता है, ऐसे डिमांड करता है पर्सपेक्टिव, एथिक्स डिमांड करता है आपका जजमेंट, लेकिन अगर जीएस जो है वो डिमांड करता है आर्टिकुलेशन वेरियस सब्जेक्ट्स का, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एनफ नहीं है, नॉलेज का एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे। अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आती है, ये आंसर राइटिंग का एक बेसिक फंडा है। फॉर एग्जाम्पल,
कि अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो आपको बस ना ये हाउ व्हाट वाई का फ्रेमवर्क यूज करना है। हाउ व्हाट और वाई का फ्रेमवर्क, ठीक है। एक टॉपिक लेते हैं फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। आपको डिफरेंस बताना है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ये तो बोल बताना आसान है, ये क्या होते हैं, राइट। ये बहुत आसान है बताना क्या होता है, लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए तुमने व्हाट बता दिया, अब बताओ वाई, तो इसको लिखो, राइट, ठीक है। लिखो इसको कि वाई वी नीड रूल ऑफ लॉ, वाई डू वी नीड सेक्युलरिज्म, वाई इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप 4 पॉइंट इसको लिखो, 4 पॉइंट इस पे लिखो, 4 पॉइंट इस पे लिखो। दिस इज हाउ यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन टू पुट थॉट्स ऑन द पेपर, ठीक है। जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे तो ट्रेन करना अलग अलग डायमेंशन में। जैसे व्हाई यू नीड इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ मतलब इसमें विमेन भी होंगी, इसमें मान लो फार्मर्स भी आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे कॉर्पोरेट वाले भी आ जाएंगे, मेन भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। बड़ी सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो आपको क्या सोचना है, आपको ब्रॉडर थीम वाइज में चला जाना है, ठीक है। वहीं पे व्हाई डू वी नीड सेक्युलरिज्म, तो आपको यहां पर वैल्यूज बताने हैं, सेक्युलरिज्म होता क्या है और क्यों जरूरी है यहां पे सेक्युलरिज्म, ठीक है। समझ में आ रहा है, व्हाई डू वी नीड रूल ऑफ लॉ। तो ऐसे करोगे तो आपका आंसर धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। अब मैंने क्या किया था कि सारा ब्रेक डाउन कर दिया था कि कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ में आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां आप देखेंगे ध्यान से, तो मैंने यहां पे क्या क्या मेंशन किया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ का, देन परफॉर्मेंस डेटा, पॉवर्टी क्या कहती है, इनइक्वालिटी क्या कहती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहती है, फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या कहता है इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। देन उसके बाद कितने कंपोनेंट में इंक्लूसिव ग्रोथ को डिवाइड किया जा सकता है। ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आप अपने मेंस आंसर राइटिंग का डायमेंशंस लिख सकते हो। इकोनॉमिक कंपोनेंट, फाइनेंशियल, सोशल, जेंडर, एनवायरमेंट, ठीक है। अब फीचर्स क्या होते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के, इंपॉर्टेंट, ये मैंने लिखा हुआ है। देन नीड क्यों है इंक्लूसिव ग्रोथ की, डेमोग्राफिक विंडो, देन इंटरजेनरेशन इक्विटी, ठीक है। हमारे भविष्य भी जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी हम कुछ रखें। और नीचे क्या है भाई, और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, यहां पर मैंने बनाया था चैलेंजेस, ओके। सो इंक्लूसिव ग्रोथ के चैलेंजेस क्या हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ को मेजर करने का तरीका क्या है, रीसेंट इनिशिएटिव क्या है सरकार जो लेकर आई है, जैसे जैम ट्रिनिटी, यूपीआई, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, देन सोलर, उज्ज्वला, ये सारी चीजें। इंडियन मॉडल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, वेस्टर्न मॉडल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, ये सब हमने यहाँ पे मेंशन किया था और आपको भी नोट्स में ये मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल एक ये नोट्स में आपको दिखा रहा हूं, एक रैंकर की नोट्स है, उसने क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है इंक्लूसिव ग्रोथ, देन ओईसीडी क्या कहती है इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, यूएनडीपी क्या कहता है, कितने एलिमेंट होते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के, चैलेंजेस क्या है, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, देन इनएडिक्वेट सोशल एंड डाइवर्सिटी। देन उसके बाद यहाँ पे लोगों ने डायग्राम बनाया है इंक्लूसिव ग्रोथ का। देन उसके बाद चैलेंजेस लिखे हुए हैं, यहां पर भी चैलेंजेस हैं, फिर वे फॉरवर्ड लिखा हुआ है और वे फॉरवर्ड में स्कीम्स वगैरह बनाई हुई है, और यहां पर ये इंक्लूसिव ग्रोथ का एक मॉडल बनाया हुआ है, सस्टेनेबल मॉडल, ठीक है। तो आपको इस तरीके से 1 पेजर 2 पेजर नोट्स क्रिएट करवाऊंगा मैं, ऑलराइट, समझ में आ गया। विच मीन्स नोट्स की शुरुआत जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड बेस नोट से होती है, जो आपके पास होगी भी, आपने बनाई भी होगी, लेकिन उसके बाद फिर पीवाईक्यू वाली नोट्स आती है, फिर टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर जो वैल्यू एडिशन करते हो आप, उसके बाद फिर होलिस्टिकली आता है हमारा 1 पेजर नोट्स, ठीक है, जहां पर 360 डिग्री हम लोग पूरा कवर करते हैं उसको, ठीक है। सो आई होप ये जो प्रोसेस है, स्ट्रैटेजी है, आपको समझ में आ गई होगी। इसको कहते हैं हम लोग ईबीए, एविडेंस बेस्ड अप्रोच। यानी कि हमने सिलेबस उठाया, सिलेबस के बाद फिर पीवाईक्यू उठाया, पीवाईक्यू के बाद फिर आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद आपका रियल एविडेंस पता चलेगा। यानी कि सिलेबस और पीवाईक्यू तो यूपीएससी देता ही देता है, टेस्ट आप दोगे तो आपका परफॉर्मेंस पता चलेगा कि आप कितना सिलेबस को समझे हो, कितना पीवाईक्यू को समझे हो, ऑलराइट। यहां से कोर पता चलेगा, और यही हमारी मार्गदर्शन आईएएस का यही कोर है, यही बुलजाई है, यहीं पर हम अटैक करते हैं और यहीं पे मैं आपको ट्रेनिंग देता हूं, ठीक है। दिस इज इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पेपर को हमको नहीं भूलना है, सीसैट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट मिनट पेपर नहीं है,
ये पेपर जो है वो आपके मेंस के लिखने के चांस को भी मतलब छीन सकता है। तो अगर आपका सीसेट बहुत वीक है, मैथ्स बहुत वीक है, तो आप अभी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है MAGP, इस प्रोग्राम में सीसेट के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैथ्स में पूरा नंबर सिस्टम, रिमाइंडर थ्योरम, परसेंटेज, एवरीथिंग, ये सब कुछ आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, ताकि दिसंबर तक इनको देखो, वर्कशीट के साथ, एनोटेशंस के साथ प्रैक्टिस भी करो, सीखो भी और अप्लाई भी करो। PYQs भी इसमें रहेंगे, ताकि आपकी क्लैरिटी बढ़े और आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दे पाओ। ठीक है, अब जो भी प्रोग्राम मैंने सजेस्ट किया था वो आपको हमारे वेबसाइट पर जाना है। और अगर आप वीडियो को आपने यहां तक देख ली है तो ये क्या है, दिस इज अनलीश योर पावर। अपने अंदर के उस शक्तिशाली व्यक्ति को बाहर आने दो, अनलीश करो। तुम जितना समझती हो अपने आप को उससे कहीं ज्यादा हो, 100 गुना ज्यादा हो। अपने आप को रोक रही हो तुम, रोक रहे हो तुम। अनलीश योर सेल्फ, मतलब आने दो और अपना बेस्ट देकर आओ। और यहां पर मुझे पता है कि तुमने क्या सोचा है। मुझे पता है कि तुमने क्या सोचा है। तुमने शायद यही सोचा है कि मैं रैंक 1 आ सकती हूँ, तुमने यही सोचा है कि मैं रैंक 2 आऊंगी, यही सोचा है कि मैं रैंक 10, अंडर 10, ताकि मुझे ऑल इंडिया सर्विसेज IAS मिले। और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो मैं फिर भी चाहता हूं कि आप ये कमेंट करिएगा, आई विल क्रैक UPSC CSE विथ रैंक ये। तो मैं देखना चाहता हूं कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया है। अपना रैंक मैनिफेस्ट करिए, किस रैंक पर आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। आप खुद ही देखिएगा, इतने सारे कमेंट्स आएंगे, आपके बताए हुए रैंक पे कितने लोग रहेंगे। इतना कंपटीशन है, सब लोग चाहते हैं उस रैंक पर जाना, लेकिन आप जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने प्रोसेस समझ लिया है। क्या प्रोसेस था पूरा मैंने बताया है, जो समझ में आ रहा है। सो कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि वीडियो को आपने यहां एंड तक देख लिया है। क्योंकि अभी सोशल मीडिया के टाइम पे लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आवर वेबसाइट, तो हमारे मार्गदर्शन IAS की वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां पे भी जा सकते हो और यहां पर भी जा सकते हो, courses.margdarshanIAS.com। आप व्यू ऑल कर सकते हो यहां से, और सारे कोर्सेज यहां पर आपको दिख जाएंगे। यूपी की टेस्ट सीरीज है, सोशोलॉजी और PSIR ऑप्शनल की माइक्रो थीम है, PSIR का सुमित सर के साथ और ज्योग्राफी का अमित सर के साथ हम ऑप्शनल स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, यूपी का बैच है, देन आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, एंड साइमल्टेनियसली ये सारी माइक्रो थीम्स यहाँ पे मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। ऑलराइट, एवरीथिंग इज योर्स। ये आपकी वेबसाइट है, आपका प्रोग्राम है, आप आइए। और नीचे गूगल फॉर्म में अगर आपने फिल कर दिया है, माई टीम विल मेक श्योर टू गेट इन टच विथ यू as soon as possible. I wish you all the very best for this examination. I will see you in the next strategy video for UPSC CSE 2027. मिलते हैं अगली वीडियो में। Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।